नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले की खबर के साथ, जिसमें 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में फायरिंग करते देखे गए सोनू को यानी कि यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। जब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची थी तो उन पर पथराव हुआ। जिन 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 2 नाबालिग भी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कुछ दूसरे आरोपियों की भी पहचान हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि हिंसा के सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। सोमवार को क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल संदिग्धों को कुछ इस तरह पकड़ती नजर आईं। एक एक कर कई संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन पुलिस जब एक वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे सोनू चिकना का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। इस बीच जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अभी ये पता तो है नहीं किस लिए गिरफ्तार किया। अब इसलिए कि हम लोगों ने ना क्राइम करा ना कुछ करा, बस हम रथ यात्रा में थे। भाई हम हिंदू हैं, हम अपना पूजा करेंगे। अब इस वजह से करा होगा उनका अरेस्ट। अब इससे कुछ बोल नहीं सकते। अब जब यहाँ से अपने रथ यात्रा अपने घर की तरफ गए और वहाँ उनके पसार हो गए और एकदम से पत्थर बरसने लगे, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने पथराव किया था। पथराव करना ही पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आप खुद तो पत्थर नहीं खाओगे ना, खुद भी तो हाथ में कुछ लोगे अपने बचाव के लिए, तो ये क्या गुनाह है? क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर गई, जिसने कई घरों और सड़क पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। घरों की छतों पर पानी की टंकियों के ढक्कनों को खोलकर देखा गया। जिस मस्जिद के बाहर झगड़े की शुरुआत हुई उस मस्जिद में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट 1 घंटे जांच पड़ताल करते रहे। जिन गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई उनकी भी जांच हुई। मैंने यहाँ खड़ी करी, जब मैं घर से आया सुना मैंने झगड़ा हो गया, तो मुसलमानों ने दंगों में मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तोड़ रहे। अगर मैं अपनी गाड़ी बचाने जाता तो वो हमला मुझ पे भी हो सकता था। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को दूर खड़े टूटा हुआ देख रहा था और सब लोग कोई पत्थर मार रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ मार रहा। और गाड़ी के अंदर मैं अपने जब 4 बजे ड्यूटी करके आया था, इसके अंदर 2-2.5 हजार रुपया काम करा था दिन भर का, वो पैसे उठा के ले गए। मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की बात गलत है। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने वाली गलियां बंद कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दंगा खेलने पर उतारू हैं? जहांगीरपुरी में अब भी माहौल तनावपूर्ण है। लोग शनिवार को हुई हिंसा को याद कर सहम जाते हैं। अकबर, फायरिंग की आवाज़ सुनी थी आपने? जी, आवाज़ तो आ रहा था काफ़ी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं। मैं घर के अंदर अपने घुस गया। जहांगीरपुरी में तनाव भरे माहौल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी, जिससे साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त को मामले से सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ
कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। जहांगीरपुरी की जांच में हर पल कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। अब ताज़ा अपडेट ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है हिदायत दी है और कहा है कि इस मामले में संजीदगी से और बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लें, क्योंकि अभी तक कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो इसको लेकर सामने आई हैं। पहली सबसे बड़ी ये थी कि जब आज सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा गया था कि जो 3 प्रोसेशन इस इलाके से निकले थे उनके पास परमिशन थी कि नहीं थी, इस बात को बहुत उसे टालते हुए मिस्टर अस्थाना ने बोला था कि वो डेजिग्नेटेड रूट पर तीनों यात्राएं जो हैं वो हो रही थी। शाम तक आते आते ये साफ हो गया कि जो तीसरा प्रोसेशन था उसके पास जो है परमिशन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है थाने में लिख के दी थी, लेकिन परमिशन नहीं थी। जब ये बात सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने 188 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया। 188 आईपीसी जो है वो एक बेलेबल सेक्शन है। जो लोग कानून को नहीं मानते हैं या कुछ डिसओबे करते हैं उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। तो अब जो एक आरोपी हैं इस 188 आईपीसी के तहत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। उन्हें बोला है कि आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशंस को, ऐसा पुलिस का कहना है। तो दिल्ली पुलिस इस मामले में कहती कुछ है, कर कुछ रही है कुछ, मतलब कई गड़बड़ियां जो हैं उसकी जो है सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि जब वो इस रूट से वो निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था, तो उसमें वेपन्स जो थे, जो उस प्रोसेशन में लोग शामिल थे उनके हाथ में भी वेपन्स थे। उनमें जो है बताया जाता है कि 2 जुवेनाइल्स भी थे। उनमें से एक जुवेनाइल की यहाँ तक बात सामने आ रही है कि उसकी रिमांड जो है वो पुलिस ने ले ली। आज उसके मुतल्लिक एक याचिका कोर्ट में भी गई। अब लग रहा है कि उनमें से एक जो एक्यूज गिरफ्तार किया गया है वो नाबालिग है। तो इसे लेकर भी थोड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आ रही है। बेशक दिल्ली पुलिस का ये जो पूरा का पूरा मामला है अब क्राइम ब्रांच के पास चला गया है और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 14 डिफरेंट टीम्स जो हैं वो इस मामले में बना ली गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात खुद पुलिस कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर, इस पर जो एक झंडा लगाने की बात कई सोशल मीडिया पे सामने आ रही थी वो गलत है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग जो हैं वो गलत अफवाहें ना फैलाएं, गलत बातें ना करें और गलत जांच को भटकाएं ना। अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ जो है बहुत स्टर्नली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि वो निष्पक्ष होकर दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वो जांच करेगी और जो सही बात है वो सामने लेकर आएगी। जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश के कोविड मामलों में उछाल नजर आ रहा है। अगर मुंबई शहर की बात करें तो इस महीने जरा सी तेजी मुंबई के रोजाना कोविड के मामलों में भी देखी गई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें मुंबई शहर में 3 कोविड जंबो सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आने वाली संभावित लहर को देखते हुए अब भी 6 कोविड जंबो सेंटर्स मुंबई में कायम है। आपको बता दें कि इन कोविड जंबो सेंटर्स के रखरखाव में हर महीने करोड़ों खर्च होते हैं। कोविड बेड खोले जा चुके हैं, जांच केंद्र में ताला लटक चुका है, वेंटिलेटर, दवाइयां, एक्सरे मशीन पैक की जा चुकी हैं। इन बोरियों में भरी पीपीई किट्स ये सब अब बीएमसी अस्पतालों में भेजी जा रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट और टैंक भी कहीं और शिफ्ट किए जाने के इंतजार में हैं। ये तस्वीरें मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर की हैं। गरबा, शादियां, रैलियां, सभाएं आयोजित करने वाले इस सेंटर को जून 2020 में कोविड जंबो सेंटर में तब्दील किया गया था। अब तक 26,567 कोविड मरीजों का यहाँ इलाज हो चुका है और इस साल 28 फरवरी के बाद एक भी कोविड मरीज यहाँ भर्ती नहीं हुआ। लिहाजा नेस्को समेत मुंबई शहर में रिकॉर्ड समय में तैयार हुए 3 कोविड जंबो सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं। ये पूरे वेस्टर्न सबर्ब में काफ़ी बड़ा सेंटर रहा है और काफ़ी सारा पेशेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया है। अभी बिकॉज अभी 4th वेव आएगी, क्या है उसका स्टेटस कोई आइडिया नहीं है। काफ़ी बड़ा सेंटर है तो इसलिए अभी क्लोज करना ही राइट डिसीजन रहेगा। एक आंकड़ा बताता है कि बीएमसी को लगभग हर महीने करीब 40 करोड़ रुपए इन कोविड जंबो सेंटर्स के रखरखाव में खर्च करने पड़ते थे। बीते 9 महीने से देखें तो इन सेंटर्स में न के बराबर या गिने चुने मरीज ही भर्ती हो रहे थे। ऐसे में बचत की ओर बीएमसी का ये अहम कदम माना जा रहा है 3 कोविड जंबो सेंटर्स को बंद करना। मुंबई में पहली लहर से अब तक कुल 9 कोविड जंबो सेंटर तैयार हुए। इनमें से करीब 4,000 कोविड बेड वाले नेस्को, दहिसर और कंजूर मार्ग के 3 सेंटर्स बंद हुए हैं।
बीकेसी, भायखला, NSCI वर्ली, मुलुंड ये 4 फिलहाल चल रहे हैं और मलाड, सायन भी स्टैंड बाय पर हैं। यानी कुल 10,000 कोविड बेड वाले जंबो सेंटर्स अब भी मौजूद हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की टीम भी अब जरूरत के मुताबिक ही रखी गई हैं। बीती कोविड लहरें इन पर भी बहुत भारी पड़ी। नई लहर से मुंबई बची रहे, इसलिए मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। जब वेव 2 आया तो ऐसा लग रहा है हमारे आसपास के लोग जा रहे हैं, तो हमको भी डर लगता था कि हम काम कैसे करें, क्या करें। बट हमने हिम्मत किया, हमारी टीम ने बहुत हिम्मत किया, बहुत डट के, बॉडी डेडिकेशन के साथ हमने काम किया। जो काम कर रहे थे उसमें से हम लोगों ने 2 लोग खोए हैं, बट हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर सब मैनेज किया एंड हमें भी अच्छा लगा कि सक्सेसफुली हम वेव 2 को भी क्रॉस कर पाए। जब तक हम लोग कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते कि वी आर फ्री ऑफ कोविड, तब तक मास्क और हैंड हाइजीन वगैरह प्रोटोकॉल फॉलो। कोविड की अलग अलग लहरों से इन मेकशिफ्ट जंबो अस्पतालों ने शहर को संभाला। खतरा अब भी टला नहीं है, इसलिए 6 जंबो सेंटर कायम हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और देश में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च में सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है। खाने पीने की चीजें और सब्जियां भी महंगी हुई हैं। देश में थोक महंगाई दर बढ़ती जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को ताजा आंकड़े जारी कर कहा, मार्च 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% पहुंच गई। फरवरी 2022 में थोक महंगाई दर 13.11% थी, जबकि मार्च 2021 में थोक महंगाई दर सिर्फ 7.89% थी। मार्च 2022 में पेट्रोल की कीमत में पिछले साल मार्च के मुकाबले 53.54% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि पिछले एक साल में डीजल 52.22% और LPG 24.88% महंगे हुए। मार्च 2022 में सब्जियों की थोक कीमत में पिछले साल मार्च के मुकाबले 19.88% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सरकार की दलील है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। जानकार कहते हैं कि अब रिजर्व बैंक को दखल देना होगा। आपको लगता है कि RBI को हस्तक्षेप करना होगा, वो समय आ गया है? हाँ, RBI को तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और उसने इंडिकेशन भी दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद RBI को हो सकता है समय से पहले ही कुछ हस्तक्षेप करना पड़े और अच्छी बड़ी फिगर के साथ करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज देखिए महंगाई को कंट्रोल करना आम आदमी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। और जो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, क्रूड से जो इफेक्ट आता है वो अक्रॉस द बोर्ड आता है। फूड आइटम पे कितनी बड़ी महंगाई बढ़कर आई है। वीट के देखिए ना, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर रहा है, तो वर्ल्ड ओवर वीट की डिमांड हो गई है, तो वीट के ऊपर भी इन्फ्लेशन, इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रह सकेगा। तो और वीट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम आदमी के ऊपर नेचुरल है कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। थोक महंगाई दर बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशान राशन दुकानदार हैं, जिनकी बिक्री घटती जा रही है। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों की कॉलोनी में राशन सप्लाई करने वाले अशोक खुराना कहते हैं, बिक्री पहले ही 1/4 तक घट चुकी है। सनफ्लावर ऑयल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से, उसकी कीमत पे कितना असर पड़ा? 15-20 रुपए किलो का अंतर है। महंगी हो गई। हाँ, महंगा हुआ। ये कब से? पिछले 1 महीने से महंगी है? हाँ, पिछले 1 महीने से कह लीजिए, जो कम हो रहे थे, कम होते होते दोबारा बढ़ने शुरू हुए। तो बिक्री पे असर पड़ रहा है? बिक्री पे तो महंगाई का असर पूरी तरह। कितना असर पड़ा है? महीने में ये मान लीजिए कि 75% बिक्री, 25% सेल कम हो गई। जाहिर है बढ़ती महंगाई आम आदमी से लेकर दुकानदारों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।